नहीं खोलूंगा। हाँ? कौन पढ़ेगा? अनु? चलो अनु पढ़ो। कौन सा रूल है? 5। लीडर पर आदेशिका का तामील। तो रही अपने 4000 घंटे हो गए, 4000 से ऊपर हो गए। अब जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन माल शुरू। फिर लगातार करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही बार आगे रह जाएंगे। फिर पुरानी हटती जाएंगी, नई वीडियो जलती जाएंगी, पुरानी हटती जाएंगी। मटेरियल हमेशा डला नहीं रहेगा। ऐसा है। ये करेगा कौन? तुमने तो कह दी। कब तक कर लेंगे, सिस्टम हो जाएगा। हाँ? पुराने वीडियो सारे डाल दो, ऐप पे डाल दो। ऐप पे डाल दे सर। हाँ? रोज 2-3-4 डाल दिया था। अपने पढ़ने बैठे चालू करके डाल। अनु पढ़ो। Service of process on pleader. Any process served on the pleader who has been duly appointed to act in court for any party or left at the office or ordinary residence of such pleader. समन की तामील एडवोकेट पे हो सकती है, वकील पे हो सकती है। तुम्हारा एक एडवोकेट है, तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, ठीक है? अब तुमको कोर्ट बुलाना चाहता है, समन भेजेगा कि नहीं? है? तो क्या वो समन तुम्हारे एडवोकेट पे सर्व हो सकता है? अगर वो हमारी तरफ से है तो क्या लिखा है उसमें? हो सकता है, पढ़ो तुम। Such pleader, whether the same is for the personal appearance of the party or not, shall be presumed to be duly communicated and made known to the party whom the pleader represents, and unless the court otherwise directs, shall be as effectual for all purposes as if the same had been given to or served on the party in person. एडवोकेट पे तामील ये ऐसे समझी जाएगी मानो पक्षकार पे तामील है, मानो पक्षकार पे ही तामील करा दी। एडवोकेट है कौन? तुम्हारा माउथ पीस, क्लाइंट का माउथ पीस। एडवोकेट कभी कहता है हमारे क्लाइंट ने, मुझे कहता है हमने, कभी नहीं कहता हमारे क्लाइंट होता। सब मेरी ओर से सब कुछ ठीक है ना? तो जब वो इतना कर सकता है तो निश्चित रूप से वो आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका प्रतिनिधि। तो जो समन की तामील आप पर कराई जा सकती है वो एडवोकेट पे भी। लेकिन ध्यान रखना, एडवोकेट तैयार हो, एडवोकेट ने अपनी सहमति दे दी, अदरवाइज तुमने कभी नहीं देखोगे कोर्ट में तुमके एडवोकेट पे तामील कराई जाती है। एडवोकेट खुद ही नहीं कराता अपने ऊपर तामील। क्यों नहीं कराता? मैंने पिछली बार भी तुम्हें बताया था कि एक रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, एडवोकेट की गलती के लिए क्लाइंट को सफर नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अब एडवोकेट की गलती के लिए क्लाइंट सफर नहीं करेगा। अब तामील एडवोकेट पे हो गई, एडवोकेट ने बढ़िया काम किया, क्लाइंट हार गया तो मालूम क्या कहेगा? तो साहब मैं तो तामील ही नहीं हुई कि तुम्हारे एडवोकेट, तो हमने कब गई थी वकील साहब पे तामील हो। और एक रूलिंग है एडवोकेट की गलती के लिए क्लाइंट को सफर नहीं करना चाहिए, तो वो एडवोकेट की गलती बता के निकल लेता है। इसलिए अब एडवोकेट भी, पहले एडवोकेट दावे पे अपने साइन करके पेश कर देते, लेकिन क्लाइंट आके कहता साहब कहाँ पता, हमें क्या मालूम, इनके साइन है, जाने इनने का लिख दिया। अब इसलिए आप एडवोकेट देखो, दावा होगा तो एडवोकेट क्लाइंट को बुलाएगा साइन। इससे क्या होगा? तुम साइन करोगे तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि तुमने पढ़ा होगा ना। तुमको था हमने पढ़ा ही नहीं, हमने वैसे ही साइन कर दिया, तो फिर हो बेवकूफ हो गया। कहेगा कि नहीं कोर्ट? कोई ऐसे कह सकता है साहब हमने तो बिना पढ़े साइन कर दिए, बिना पढ़े कर दिए तो झेलो। कोर्ट अपने आप कह देगा आपके ज्ञान में तो दाब के साइन। इसलिए अमूमन एडवोकेट कभी सिग्नेचर नहीं करते, एडवोकेट एक ही जगह सिग्नेचर करते हैं,
अगर बाई द वे क्लाइंट नहीं आया और डेट एडजर्न हो गई तो एडवोकेट नोट डाउन करके साइन कर आता है, अदरवाइज एडवोकेट कभी साइन नहीं करता। और हमारे जैसा एडवोकेट हो तो हर तारीख पर क्लाइंट को बुलाए। हमारे डैडी की आदत थी, हर वो कह देते थे जाओ मजे करो, हम बुलाएं तब आ जाना। लेकिन मैं उनकी इस प्रैक्टिस से सहमत नहीं हूं। मैंने कहा नहीं है तो हर तारीख पर क्लाइंट चाहिए। मेरिट में अंतर पड़ता है ना। बहुत अंतर, हर तारीख पर क्लाइंट चाहिए। भले हम उसके एडवोकेट, हम कुछ भी करेंगे क्लाइंट की प्रेजेंस में। कल को क्लाइंट ये तो नहीं कह पाएगा वकील साहब ने क्या कर दिया, हमें नहीं पता, है ना। एडवोकेट की मिस्टेक के लिए क्लाइंट मस्ट नॉट सफर। बताया मैं, कल आज नहीं, आज से पहले भी बताया होगा। कल बताया था रूलिंग। ठीक है, आगे बोलो। Rule 6. Agent to accept service. अब जहाँ कहीं आपका एजेंट है और एजेंट आपकी ओर से कार्रवाइयाँ कर रहा है, खड़ा हो रहा है, तो एजेंट पे तामील, और एजेंट पे तामील होगी तो वो मना नहीं कर सकता, उसे वो एक्सेप्ट। और नहीं तो फिर आपका एजेंट होने का मतलब क्या है फिर आपका? आपको एजेंट हमने बनाए इसीलिए कि हम नहीं आ पाते, हम पे तामीलें नहीं हो पाती, इसलिए। लोग कह रहे हैं क्या, मैसेज आ रहे हैं क्या? हैं? ऑनलाइन चल ही नहीं रहा है। ऑनलाइन है ही नहीं है। Demand. 4000 घंटे हो गए। और डिमांड भी देखें। अब डिमांड देखें कि कितनी है, क्या है, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ लो जरा। Besides the recognized agents described in Rule 2, any person residing within the jurisdiction of the court may be appointed an agent to accept service of process. ठीक है, किसी एक व्यक्ति को आप नियुक्त कर सकते हैं इस बात के लिए कि हमारे विरुद्ध कोई समन वगैरह निकले, कोई प्रोसेस निकले तो आप पर उसकी तामील। भाई जैसे अपन पीछे पढ़ के आए थे कि मैंने बताया होगा तुम्हें, तो मान लो वादी रहता है या प्रतिवादी रहता है विदेश में, मुकदमा चल रहा है इंडिया में, भाई कैसे मालूम पड़ेगी, क्या करेंगे? वो यहाँ एजेंट अपॉइंट नहीं करेगा, फिर जो तामीलें होंगी वो किसके ऊपर होंगी? एजेंट के ऊपर। Sub Rule 2, appointment to be in writing and to be filed in court. हाँ ठीक है, ओरली थोड़ी होगा। कोर्ट में कोई काम मौके को होता है क्या? हर काम लिखित। एजेंट को नियुक्त करोगे लिखित, ठीक है, और उसकी नियुक्ति का वो पत्र न्यायालय में फाइल किया। Such appointment may be special or general and shall be made by an instrument. स्पेशल और जनरल समझते हैं? एक तो जनरल एजेंट जो हमारे सारे काम करता है, एक स्पेशल एजेंट है जो मुकदमे के लिए अपॉइंट किया गया, चाहे वो स्पेशल हो चाहे वो जनरल। तामील उस पर कराई जाएगी नहीं, जा सकती है, कानून में होगा नहीं, हो सकता है। होगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाँ, होगा तो फिर तो वही होगा जो लिखा है, नहीं ऐसे नहीं। If the appointment is general, a certified copy thereof shall be filed in the court. ठीक है, अपॉइंटमेंट अगर उसका जनरल अपॉइंटमेंट है तो उसकी कॉपी कोर्ट में फाइल की जाएगी कि ये मेरा एजेंट है। और अगर स्पेशल एजेंट है, सिर्फ मुकदमे के लिए ही वो हमारा एजेंट है, तो भी उसकी नियुक्ति हम जो करेंगे वो हम कोर्ट में बताएंगे, तो कोर्ट में बताएंगे कि साहब मैंने इसको अपना एजेंट अपॉइंट किया। Sub Rule 3. The court may at any stage of the suit order any party to the suit not having a recognized agent residing within the jurisdiction of the court or a pleader who has been duly appointed to act in the court on his behalf to appoint within a specified time an agent residing within the jurisdiction of the court to accept service of process on his behalf. ठीक है, क्या दिक्कत है? अगर एजेंट नहीं है और आप भी तारीखों पर नहीं आ पा रहे हो तो कोर्ट आपको डायरेक्शन देगा
कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना एजेंट अपॉइंट करिए जो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में रहता हो। क्योंकि आप तो 8 तारीख पे आ नहीं पा रहे हैं, तो आपकी ओर से आपका एजेंट, ठीक है। तो एजेंट के लिए आप उसे नियुक्त करेंगे, नियुक्ति की सूचना कोर्ट को देंगे, एड्रेस बताएंगे कोर्ट का, और वो एजेंट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन वाला ही कोई व्यक्ति होना चाहिए। आदेश 4 वादों का संचित किया जाना। कैसे संस्थित करेंगे वादों को? बाय अ प्लेंट जी इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ऐसे ही लिखा है। सक्षम न्यायालय में वाद पत्र को उपस्थित करके किया जाएगा, ऐसे है क्या? है? Rule 1. Suit to be commenced by plaint. Every suit shall be instituted by presenting a plaint in duplicate to the court or such officer as it appoints in this behalf. ठीक है। जी क्या कह रहे हैं? डुप्लीकेट प्लेंट डुप्लीकेट प्लेन डुप्लीकेट में, डुप्लीकेट समझते हैं? दो कॉपी, दो कॉपी। दो कॉपी समझ लो। 2 कॉपी जाएंगी कोर्ट की फाइल में, ग्रीन पेपर में, ठीक है। और फिर जितने प्रतिवादी होंगे उतनी अतिरिक्त कॉपी व्हाइट पेन। कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए 2 कॉपी में प्लेंट, ग्रीन पेपर में। ये तो कोर्ट के रिकॉर्ड की कॉपी है। फिर जितने डिफेंडेंट होंगे उतनी अतिरिक्त वाद पत्र की प्रतियां व्हाइट पेपर। लेकिन सर इसमें एक तो लीगल पेज में लगा देते हैं, एक वाइट। अभी जो देते हैं 2 कॉपी, हाँ, उसमें एक वाइट और एक गलत है, दोनों ग्रीन पेपर। 2 कॉपी ग्रीन पेपर पे, फिर जितने डिफेंडेंट हैं उतनी कॉपी व्हाइट पेपर। सिविल और क्रिमिनल दोनों में से क्रिमिनल में कंप्लेंट एक ही कॉपी में जाती है। सिविल में 2 कॉपी ग्रीन पेपर में, ये कोर्ट की फाइल में है। इसके बाद जितने डिफेंडेंट हैं उतनी एडिशनल कॉपी व्हाइट पेपर, ठीक है। क्या पूछ रहा है? Every plaint shall comply with the rules contained in order 6 and 7. ठीक है, जब हम प्लेंट ड्राफ्ट करेंगे, प्लेंट फाइल करेंगे, तो उस प्लेंट में जो ऑर्डर 6 है, 6 में प्लेंट के लिए जो आवश्यकताएं बताई गई हैं कि प्लेंट में ये होना चाहिए, तो वो सब प्लेंट में होना चाहिए। ऑर्डर 6 बताता है कि कैसे होगा, प्लेंट क्या है, कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, कैसे पेश किया जाता है, ये सब उसमें। Sub rule 3. The plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirements specified in sub rule 1 and 2. ठीक है। प्लेंट जब तक इस नियम के अनुसार पेश नहीं किया जाएगा तब तक ये नहीं माना जाएगा कि वो उचित रूप से प्रस्तुत किया गया। जब तक प्लेंट उचित रूप से संस्थित नहीं किया गया है, फाइल नहीं किया गया है, तब तक डिफेंडेंट के लिए कोई नोटिस नहीं निकाले। प्लेंट मस्ट बी ड्यूली माने उचित रूप से, ड्यू माने उसके लिए जो प्रोसेस बताया गया है उसको फॉलो करके। प्रोसेस कहाँ बताया गया है प्लेंट के लिए? ऑर्डर 6, आदेश 6। आदेश 6 के अनुसार आप उसे फाइल करेंगे तो माना जाएगा कि आपने उसे उचित रूप से फाइल किया। Rule 2. Register of suit. प्लेन तुमने फाइल कर दिया, इसके बाद हर कोर्ट में एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में जो प्लेंट फाइल किए जाते हैं उनको एंटर किया जाता है। जैसे प्लेंट के ऊपर एक नंबर डाला जाता है ना, जो भी नंबर डाला हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 200 250 300 500 1000, है ना। तो अब जैसे आज तुमने फाइल किया तो जनवरी से लेके दिसंबर तक का एक दायरा रजिस्टर हो, फाइलिंग रजिस्टर। फाइलिंग जैसे आप प्लेंट फाइल करेंगे, कोर्ट उसे चेक करेगा कि कोर्ट फीस प्रॉपर है कि नहीं है, वैल्यूएशन प्रॉपर है कि नहीं है, कोई वाद कारण पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोर्ट ये सब देखने के बाद उस प्लेंट को रिकॉर्ड पर और लेने के बाद क्या करेगा
कि उस पर नंबर डलेगा। अपन ड्राफ्ट कर रहे थे तो हमने बताया ना, नंबर खाली छोड़ दिया था, पब्लिक 2023 बताया था, लेकिन नंबर खाली छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि नंबर हम थोड़ी डालेंगे, हमें क्या मालूम कौन से नंबर का सूट है हमारा। ये तो कोर्ट को मालूम है कौन से नंबर का सूट है, क्योंकि कोर्ट में एक फाइलिंग रजिस्टर होता है। फाइलिंग रजिस्टर में डेली जो फाइल होते हैं मतलब लिखे जाते हैं, तो फाइलिंग रजिस्टर में जो नंबर है वही आपके प्लेंट पे डाल दिया। अच्छे एडवोकेट होते हैं, उनके यहाँ खुद का भी एक दायरा रजिस्टर होता है। दायरा रजिस्टर होता है, फाइलिंग रजिस्टर एडवोकेट्स के पास भी, उसमें भी वो नोट कर लेते हैं आज इतनी तारीख को ये प्लेंट हमने पेश किया। फिर जब नंबर मिल जाता है तो उसमें नंबर भी लिख देते हैं दायरा रजिस्टर में। और दायरा रजिस्टर में फीस लिखी होगी 1000 रुपया, 500 रुपया, जबकि ले रहे हो वहां से तुम 50,000। क्योंकि दायरा रजिस्टर ही है, जब इनकम टैक्स में आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो दायरा रजिस्टर बताते हैं साहब ये है फाइलिंग रजिस्टर हमारा, इतनी फाइलिंग हमने करी है, ये हमें फीस मिली। वहाँ तो फीस लगी 500 रुपया, 250 रुपया, 200 रुपया, प्लेंट के 200 रुपये, पूरे मुकदमे के 200 रुपये। 200 रुपया तो एक तारीख में डाल लेते हम बात। आज हियरिंग में आया है वो 100, 150, 200 तो काऊ ना काऊ बहाने अम्बा से डरा ही लेंगे, है ना। क्लाइंट आया है तो कुछ ना कुछ दे के जाएगा, है ना। ऐसी 4-5 क्लाइंट भी दिन भर में आ गए, 200 रुपये तुमने उनसे डरा लिए, 1000 रुपया तो जेब में कैसे जा रहे हैं। और जो फीस मिलेगी वो तो अलग है, जो फीस तय हुई है वो तो अलग है। हाँ, यहाँ तो ऐसे ऐसे वकील हैं जो क्रिमिनल में कोर्ट फीस ले लेते हैं। क्रिमिनल में कोर्ट फीस, हम बहुत बड़े एडवोकेट का नाम ले सकते हैं शहर में, जिसने क्रिमिनल अपील में 50,000 रुपया कोर्ट फीस के नाम से ले लिए। तो हमारे खास हो तो हम सब फीस तो मांग नहीं पाएंगे। तेल तिली में से ही निकलेगा बॉस, है ना। तो उसने आगे बताया क्लाइंट ने, ये सब वकील साहब ने कुछ नहीं लिया उनसे, कोर्ट फीस के जरूर 50, क्रिमिनल अपील में कोर्ट फीस भाई समझ में नहीं आई यार। पर हमने कुछ कही नहीं, हमने क्या कहे यार। अभी अब कह देंगे वो वकील साहब से लड़ेगा, वकील साहब हमसे फोन करके कहेंगे यार शर्मा ये क्या कर रहे हो। क्रिमिनल अपील में 50,000 रुपया कोर्ट फीस, जबकि क्रिमिनल अपील में 2 रुपया नहीं लगते। तुम्हें पढ़ाया है हमने, क्रिमिनल में कोई फीस नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ और बहुत बड़े वकील है वो इस शहर के, नाम लेने में अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, बहुत बड़े वकील है इस शहर के, सिविल के, खास करके एविक्शन में तो उनका मास्टरी है, एकोमोडेशन करना। लेकिन बाद में हमें बताई कि साहब वकील साहब ने कुछ नहीं लिया मेहनताने का, 50,000 रुपया कोर्ट फीस के 5,000 रुपया खर्चा किया। हम जो पूछ रहे क्रिमिनल अपील में खर्चा कहाँ होता है, समझ में नहीं आया। ले कोर्ट फीस कहीं ना कहीं से तो मैंने क्या कहा भाई, ऐसे फीस मांग नहीं पाएंगे, ऐसे झाल दे, है ना। हम करते हैं घूमू, जैसे को हमने देखा ये बहुत बदमाश है और 2 बार जैसे कह दी हमने फीस की, लेकिन फीस जमा नहीं कर रहा। तो अपना पोर्ट के अकेले में बैठ हार गए यार, बड़े परेशान हैं। तो भैया 20,000 की जरूरत है, क्या बोलो ले लो, हमारे पास आए गए, अब तुम मांगो हमसे 20,000 वापस। तुमने 20 मांगे और हमने 50 तुमसे अपनी कोचिंग की फीस मांगी। सामने वाला भी सुट्टू में बैठा हुआ है कि यार अभी तुम 20 में ही काम चल गया, ज़्यादा छेटेंगे, ये 50 मांगने लेते हैं। हाँ गए जमाने जब कई तो ऐसे स्टूडेंट आए जिनने फीस ही बात दोगुने तो हमसे उधार मांग ले। कई स्टूडेंट ऐसे आए, गुरु बड़े हैरान, हमें कहने 1000 रुपया दियो, हमने दे
फीस आई 2,500 मांग ले गए 5। बहुत बड़े बड़े चतुर्लिंगम आए हमारे पास। चलो अनु Order 5 ये पढ़ लो जरा, समन की तामील। समनों का निकाला जाना और उनकी तामील। हाँ, तो when the suit is instituted duly, duly, D-U-E-L-Y, duly, D-U-L-Y लिखने लगे, duly, है ना? कई लोग डली पढ़ते हैं। duly instituted, duly का मतलब जो पिछले ऑर्डर में उसके लिए जो नियम बताए गए थे, उन नियमों के अनुसार वो फाइल किया गया। वो सारे नियम फाइल उसने फॉलो किए वादे में, कोर्ट फीस भी सब कुछ है। और कोर्ट ने उसे चेक किया प्लेंट को, कोर्ट ने देखा कि हाँ कॉज ऑफ एक्शन है, हाँ कोर्ट फीस प्रॉपर है, हाँ वैल्यूएशन प्रॉपर है, सब कुछ सही है। अब क्या करें? तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, प्राकृतिक न्याय का, कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना फाइल। अब सुनवाई का अवसर देंगे तो प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देंगे कि नहीं? भाई ये इनका वाद आया है, तुम्हें क्या कहना है? ये सुनवाई का अवसर नहीं दे रहे हैं मुझसे। क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हाँ, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, है ना? सुने जाने का युक्त। अब सुने जाने के लिए भाई बुलाना पड़ेगा कि नहीं? क्यों घर में जाकर सुनाओगे? बाकी घरे जाओगे, कोर्ट में तो बुलाओगे। बुलाने के लिए क्या करो? है ना? और समन बनी है तो कौन ने कई बार क्रिमिनल पढ़ा देंगे, वारंट काय को? हम तो एक पक्षी कार्रवाई कर देंगे। हाँ, सिविल और क्रिमिनल में ये डिफरेंस। क्रिमिनल में तो हम क्या करेंगे? वारंट जारी करेंगे, वारंट पे नहीं आएगा 82-83 की कार्रवाई करेंगे, CRPC की, और घोषणा कर देंगे, प्रॉपर्टी कोर्ट कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे? या तू नहीं आ रहा, एक समन भेजा, 2 भेजे, 3 भेजे, तुम नहीं आ रहे। हमने कि ठीक है, मामला एक पक्षी रूप से सुना जाए। क्या वो एक पक्षी रूप से सुना गया तो अकेले वादी को सुना, वो वादी को सुन के उसके खिलाफ, प्रतिवादी के खिलाफ डिग्री पारित कर। इसे कहते हैं एक पक्षी, एक्स पार्टी डिग्री। ठीक है? तो बुलाने के लिए किसी व्यक्ति को भी न्यायालय में हाजिर होने के लिए जब न्यायालय बुलाता है तो उसकी पहली प्रक्रिया है सम्मन। ठीक है? When a suit has been duly instituted, a summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim and to file the written statement of his defense, if any, within 30 days from the date of service of summons on the date on that defendant. तो डिफेंडेंट को बताओगे नहीं कि तुम्हें काय के लिए बुला रहे हैं? कि तुम्हें दावे का जवाब देने के लिए बुला रहे हैं, दावे का जवाब देने के लिए बुला रहे हैं। तो जवाब देने के लिए बुला रहे हो तो दावे की कॉपी तो भेजो ना उसे, उसे पता तो रहे कि जवाब उसे किस बात का देना है, काहे का जवाब देना है। तो समन के साथ दावे की एक कॉपी और दावे के साथ जितने दस्तावेज पेश किए गए हैं, क्लेम के साथ या प्लेंट के साथ, उन सब की भी एक एक कॉपी डिफेंडेंट को भेजी जाएगी। Provided that no such summons shall be issued when a defendant has appeared at हाँ, अब मान लो जिस दिन हमने सूट फाइल किया उस दिन डिफेंडेंट भी कोर्ट में हाजिर था, एनी हाउ किसी भी कारणों से वो भी कोर्ट में हाजिर था, तो क्या समन निकालने की भी जरूरत है? हाल की हाल तुरंत ही दे रही उसे, ले भाई अब समन का है कि तू यहीं खड़ा है, पकड़, जवाब के लिए 30 दिन का टाइम, और 30 दिन में नहीं पे दे पाए तो टाइम बढ़ा सकते हैं क्या अपन? कितने दिन और बढ़ा सकते हैं? 30 days कि 60 दिन? 30 दिन का टाइम है और कोर्ट उसे बढ़ा सकता है, 60 दिन का टाइम और दे सकता है, टोटल 90 days 90 days सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस बार का पेपर देख के समझ में आ गई सब कैसे पढ़ना है।
बहुत खतरनाक बात हैं? आए आए लेकिन बहुत बनारसी पीसी हैं? बहुत अच्छा बनारसी पीसी बना? हाँ अरे? मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी कभी तू लगाया है? हाँ आपने पढ़ाया था हैं? पेपर देख लग रही होगी जू आते हैं? इसलिए बता रहा था सब पीछे बैठे हैं? सर पीछे बैठे था हमारा हम लगवाए रहे गए कि जाको जे लगाए थे जाको जे लगाए थे। सिर्फ पीछे मोड़ा काटते शुरू में गुरु पेपर दे तो मैं ऐसा लगा था जैसे आप बैठे बैठे बता रहे हो कि जाको जे है जाको जे है जाको जे है। नहीं सर पेपर देने से पहले आपका ध्यान किया हाँ पूरा पेपर अच्छा गया हाँ अब ऊपर वाले की ये लिस्ट में नाम हमारा हाँ सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ना मेरा चलो अब हो जाएगा अगस्त सितंबर में फिर आ रही है। ये 2022 की वैकेंसी थी अब आएंगी 2023 की अगस्त सितंबर में वैकेंसी आ जाएंगी। उसके बाद जैसे ही इन वैकेंसी अगस्त सितंबर वाले का मेंस निपटेगा फिर 2023 की है 24 की लेकिन 24 आते आते 25 हो जाएगी। सेशन 1 साल लेट चल रहा है और इस बार सेशन 2 साल लेट इसलिए 2024 में 2 बार एग्जाम होगा सो फार एज आई थिंक और नहीं हुआ तो मोस्ट एट दी मोस्ट बहुत डिले हुआ तो अगली जनवरी तक एग्जाम इसलिए आपके पास साल भर का पूरा समय है तबीयत से पढ़ लो दोनों डिग्री को आता ही है। और मेरे 12 सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग है उनको सुनते रहो पढ़ते रहो सुनते रहो और उन रिकॉर्डिंग्स में हमी ने बेरेट पढ़ा है तो हम ही एक्सप्लेन कर रहे हैं नहीं पढ़ा था मैंने बेरेट पढ़ा मैंने इंटरप्रिटेशन किया अभी तो इनसे पढ़वा रहे हैं बाकी तो हम ही पढ़ रहे थे रोज है ना। चलो Sub-rule 2. A defendant to whom a summons has been issued under sub-rule 1 may appear in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the suit. ठीक है समन के बाद क्या हुआ पढ़ो क्या लिखा है By a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the suit and by a pleader accompanied by some person able to answer all such questions. हाँ तो एक एडवोकेट आप या तो आप खुद आ जाओ या अपने एडवोकेट को भेज दो या किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दो जो न्यायालय द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का जवाब दे सके। क्योंकि तुम जब फाइलिंग करोगे जवाब दावेगी तो न्यायालय तुमसे सवाल पूछेगा ना कि वादी के बाद पत्र में ये लिखा है तुम्हें क्या कहना है तो जो भी वो बातें पूछे मान लो तुम WS लेकर आए रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा तो न्यायालय कोई प्रश्न पूछ रहा है अब तुमने किसी और के माध्यम से जवाब दावा पेश कराया न्यायालय ने जवाब दावा पढ़ा और प्रश्न किए किससे जिसने फाइल किया वो कह रहा था हमें नहीं पता हम वादी से पूछ के बताएंगे तो तू हट अब तू अपीयर नहीं होगा कोर्ट वादी कोई बुलाओ सारी बातें वादी से ही पूछेंगे इसलिए लिखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मामले की पूरी जानकारी हो और जो न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सके ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अब वो आ गया प्लेन फाइल कर दिया कोर्ट वो WS फाइल कर दिया जवाब दावा रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं और न्यायालय प्रश्न पूछ रहा कह रहा था अच्छी नहीं पता हमें ये तो पक्षकार से पूछनी पड़ेगी हमको तो तू हट यहाँ से क्या कर रहा है उसमें लिखा है जिसे मामले की पूरी जानकारी और जो न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सके ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। Sub-rule 3. Every such summons shall be signed by the judge or such officer as he appoints and shall be समन 2 कॉपी में होगा डुप्लीकेट में 2 कॉपी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन नहीं कर रहे हैं तो कोई अदर ऑफिसर जिसको इसलिए अपॉइंट किया गया वो उस पर साइन करेगा
समन पर, और 2 कॉपी में होगा, एक ओरिजिनल होगी, एक डुप्लीकेट होगी। डुप्लीकेट पक्षकार को दे दी जाएगी, ओरिजिनल पे उससे साइन करा दिए जाएंगे पीछे कि समन को प्राप्त किया। तो वो अगर जिस दिन वो साइन कर देता है कि मैंने समन प्राप्त किया, बस ये उसके साइन, ये माना जाएगा कि समन सर्व, समन की तामील, समन की तामील, तामील को इंग्लिश वर्ड क्या है? सर्विस, है ना। सर्विस माने उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाना जिसको वो इशू, ठीक है। कॉपी ऑफ plaint annexed to summons। बिल्कुल, समन अकेला थोड़ी जाएगा, समन के साथ दावे की, और दावे के साथ जितने दस्तावेज हैं सबकी एक एक कॉपी भेजी जाएगी। सिविल का मुकदमा लड़ना इसलिए तो खर्चे का काम है। प्रतिवादी जितने डॉक्यूमेंट तुमने पेश किए हैं दावे के साथ, सबकी कॉपी, दावे की कॉपी, और कितनी? 2 तो कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए, और फिर जितने प्रतिवादी हैं उतनी एडिशनल कॉपी। 10 प्रतिवादी हैं, 10 दावे की कॉपी, और हर कॉपी के साथ जितने डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं वे सब का बहुत भारी पड़ता है। अब तो कोर्ट क्या करते हैं, पहले कोर्ट शामिल कराते थे, अब कोर्ट क्या कहते हैं, लिफाफे दे जाओ टिकट लगा के, लिफाफे दे जाओ टिकट लगा के। अब तुमने वजन करवाया प्लेंट का, प्लेंट और उसके साथ जितने डॉक्यूमेंट है, वजन कराने गए, पोस्ट ऑफिस में कह दिया 150 रुपए के टिकट लगेंगे। 10 प्रतिवादी हैं भाई साहब, 1500 रुपया के तो यही खर्चा हो, खड़े खड़े, क्योंकि हर प्रतिवादी के लिए समझ नहीं आएंगे। काम बिना पैसों के होते नहीं है। सिविल में कोई काम बिना पैसों में नहीं होता, क्रिमिनल में कोई पैसा नहीं लगता, सब काम फ्री में होता है, और सिविल में छोटे से छोटे काम के लिए पैसा लगेगा। समन ऐसे जारी नहीं करे जाएंगे, तुमने वहां में लिखा है समन जारी किए जाएंगे, तलवाना लगेगा। तलवाना बोले तो प्रोसेस फीस, आह्वान शुल्क बोलते हैं इसको। किसका आह्वान कर रहे हैं? प्रतिवादी का। आ जाओ आ जाओ, आह्वान करने के लिए उसे पत्र भेजेंगे, पत्र का खर्चा न्यायालय थोड़ी देखेंगे, न्यायालय थोड़ी झेलेंगे, पत्र का खर्चा भी वादी ही। और सिविल का मुकदमा लड़ना तो राजरोग है, हर किसी के दम की बात थोड़ी ही कि सिविल का मुकदमा लड़ोगे, खर्चा बहुत होता है, बहुत खर्चा। तो भी ठीक हो गया कि अब फीस मैक्सिमम 1.5 लाख हो गई। पहले तो इतनी फीस ही देनी पड़ जाती थी। कहा भाव हमने वाकई का किया है पेटीएम, हमने पेटीएम का पोस्ट पेड यूज किया क्या बदमाश है पेटीएम वाला, वो शर्मा है ना पेटीएम वाला, का नाम है वो, उसका जो 25% शेयर होल्डर है शर्मा, एक साला भ्रष्ट आदमी, करप्ट आदमी, और भ्रष्टाचार के चार्ज लगे थे इसके ऊपर। आज पेटीएम का मालिक है हजारों करोड़ का, 25% शेयर होल्डिंग पेटीएम की उसी के पास, नाम भूल गए हम उसका, एक शर्मा है। पेटीएम से ही वो अरबपति हो गए। फोन पे वगैरह तो बाद में, गूगल पे वगैरह तो बाद में आए, सबसे पहले तो पेटीएम ही था जिसने ये बैंकिंग का काम शुरू किया। अब तो पेटीएम बैंक भी है शायद, है सब है, सब है। पेटीएम कार्ड भी है, डट नहीं रहो शर्मा। हाँ भाई आगे बढ़ो। Rule 3. कोर्ट में orders defendant or plaintiff to appear in person. समन पे क्या लिखा जाता है कि तुम्हारे विरुद्ध एक वाद पत्र दिनांक इतने इतने को वादी फला फलन द्वारा प्रस्तुत किया गया है ना जी। हाँ, इस दिनांक को हाजिर होकर न्यायालय में उत्तर देना, ऐसे लिखा जाता है समन पे कि इस के माध्यम से तुम्हें आदेश दिया जाता है कि तुम दिनांक इतने इतने को स्वयं
या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जैसे मामले की पूरी जानकारी हो या अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हो। तो या तो तुम खुद आओ, या तुम्हारा कोई एजेंट आए, या तुम्हारे वकील साहब आए। लेकिन न्यायालय को ऐसा लगा कि नहीं, पक्षकार को खुद ही आना, तो न्यायालय उसकी व्यक्तिगत हाजिरी का आदेश दे सकता है। लिखा है, पढ़ लो। Where the courts मोस्ट अर्जेंट फील लगा देते हो कि आना आवश्यक है। हाँ, where the court sees reason to require the personal appearance of the defendant, the summons shall order him to appear in person in court on the date therein specified. ठीक है। अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं, पक्षकार को प्रतिवादी को खुद हाजिर होना चाहिए, तो न्यायालय ऐसा समन में, वैसे समन में ये लिखा जाता है या तो खुद या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जैसे मामले की पूरी जानकारी हो, अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से। 3, या तो खुद, या तुम्हारा एजेंट, या तुम्हारा एडवोकेट। लेकिन ऐसा न्यायालय को लगता है कि एडवोकेट नहीं, आपको खुद आना चाहिए। तो न्यायालय किसी भी समय पक्षकार की व्यक्तिगत हाजिरी अपेक्षित कर सकता है। ठीक है। Where the court sees reason to require the personal appearance of the plaintiff on the same day, it shall be make an order for such appearance. ठीक है। Rule 4. No party to be ordered to appear in person unless हाँ, resident. अब मान लो किसी व्यक्ति को तुम व्यक्तिगत रूप से खुद हाजिर होने के लिए आदेश दे रहे हो, ऐसा तो नहीं, समन में तो ये लिखा है खुद या किसी व्यक्ति के माध्यम से, जिसे आप अपना एजेंट कह सकते हैं, या एडवोकेट के माध्यम से। 3 चीजें हैं। लेकिन मान लो तुम कह रहे हो नहीं, पक्षकार को खुद हाजिर होना होगा, खुद ही आएगा। लेकिन उसके खुद के हाजिर होने के लिए आप कब आदेश दे सकते हैं? तो ये नंबर 1, या तो वो न्यायालय की सीमाओं के अंदर निवास करता है तो बुला लेंगे। दूसरा, न्यायालय की सीमाओं के बाहर है लेकिन 200 किलोमीटर है कि मील है, माइल है, 50 मील के अंदर है, तो वो न्यायालय उससे कह सकता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा। और 50 मील से दूर है लेकिन 200 मील के अंदर है, और न्यायालय चाहता है कि पक्षकार व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो, तो उसके घर से लेके न्यायालय तक की जो दूरी है उसको तय करने के लिए उसके 5/6 भाग के लिए जब तक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होगी तब तक उसे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश नहीं। समझ में आई बात है? टाइम ऐसे कि आदेश देगा, हाँ। तो आप उसके जितना भी डिस्टेंस होगा उसको आने में टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन। आज समझ निकाले, कल की हाजिरी लगा देगी तू। नहीं या फिर तू समन आज निकाल ली है तो आज कल की तारीख डाल देगी। जिस दिन तारीख होगी उस दिन 2-3 दिन में पहुंचेगा। फिर हाँ, तो अगली तारीख के लिए होता है। तारीख, पहली तारीख जो लगेगी ना बाद पत्र में, तुम पीछे पड़ गया, 90 दिन का टाइम है उसके बाद। आगामी दिनांक जब होगी जब भी अगली डेट होगी, 1 महीना 1.5 महीना बाद जो अगली डेट होगी तब तक आ जाएगा, है ना। चलो अनु पढ़ दो इसको. पढ़ लो, क्या पढ़ लो। No party shall be ordered to appear in person unless he resides within the local limits of the court. नंबर 1, जब तक कि वो न्यायालय की क्षेत्राधिकार की सीमाओं में निवास न करता हो। नंबर 2, Without such limits, but at place less than 50 or where there is 50 मील से कम की दूरी है कोर्ट से, तो भी उससे कहा जा सकता है कि आपको खुद हाजिर होके उत्तर देना पड़ेगा। अब 50 से दूर है लेकिन 200 के अंदर अंदर है, लिखा है 5/6 भाग के लिए पंच षष्ठांश, लिखा है पंच षष्ठांश, षष्ठांश 6 अंशों में से 5 अंश के लिए उसके घर से न्यायालय तक आने की दूरी तय करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये बेवकूफ़ी है कि नहीं बेवकूफ़ी, बताओ। लेकिन 1908 की जिंदगी है, तब कहाँ सड़कें हैं 3 गाँव में, कुछ बताओ। लेकिन आज 2023 में 24 में गाँव गाँव तक सड़क है,
कोरोना ने एक अच्छी चीज क्या कर दी, हर गाँव में हर व्यक्ति के पास छोटे से छोटा वाहन जरूरी हो गया है। गरीब से गरीब आदमी भी वो बैटरी को खरीद ले आए, कुछ करेगा, लेकिन वो एक वाहन अपने घर में छोटा का जरूर रखे। काय कमाने रखे, कोरोना के बाद सबको समझ में आ गई पैसा ज्यादा नहीं है तो 800 खरीद लो मारुति, पैसा ज्यादा नहीं 800 मारुति खरीद लो, 3 लाख रुपये आ जाएगी, वो फाइनेंस करा लो, 50,000 दे आओ, बाकी का फाइनेंस करा लो। कितनी किस्त आएगी, 3 साल 3,000 रुपये महीना है कि नहीं। हाँ अब देखो ना तुम, कोरोना से पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी, अब देखो सड़क पर निकलना मुश्किल है। महंगाई भी नहीं थी कोरोना से पहले, गाड़ियों में महंगाई भी नहीं थी। तो कितनी गाड़ी है यार, हर आदमी, हम तो देखते हैं, हम अपने घर जाते हैं शाम को, इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि जूम जूम ऐसा लग रहा हो जैसे ये चांद पे जा रहे हो। एजी ऑफिस के पुल से सिटी सेंटर के चौराहे वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे निकलते हैं लोग जूम। आपकी वाली रोड पे तो और हाँ हमारी वाली रोड पे तो तुम्हारे को डरते ही नहीं है, 60 से नीचे गाड़ी नहीं चल रहा होगी। और सब बड़ी बड़ी, हमारी तरफ बड़ी बड़ी कॉलोनी है, सब जितने धनाढ्य हैं सब उन कॉलोनियों में रह रहे हैं, चाहे वो MK सिटी हो, चाहे वो आगे जाके कौन सी सिटी, गुलमोहर, सब उतने ही बने हुए हैं। अब तो नया शहर वहीं बना है पूरा। हम गए थे बड़े खुश थे, चलो यार शांति में आएंगे, किच 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 के नई सड़क पे, हर हम मतलब नई सड़क पर है 17 साल नई सड़क पर है। और 17 साल में हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई थी, और वो नेगेटिविटी आज भी है, इतनी नेगेटिविटी आ गई, शब्द भाषा बिगड़ गई, क्योंकि देख रहे हैं वो ऑटो वाला जा रहा है, अचानक हमारे ब्रेक लगा दी, जरा सी नई सड़क, 2 ऑटो थे खड़े हो गए तो ऐसे खड़े हो गए, सड़क मिल ही नहीं, निकल के गाली दे रहे हैं, लातें दे रहे हैं, ऑटो फोड़े हमने, मेरे गाड़ी में रोड डली रहती है हमारे में, निकले ऑटो खोद दे, टेम्पू खोद दे, क्या फायदा है वैसे। हमें लगा पड़ी यार तुम बहुत नेगेटिव होते जा रहे हो, गल्ला का है कि इतनी दूर जाएगी, बिल्कुल शांति में रहेंगे। बट सड़क पे तो ट्रैफिक होगा, एकदम खरामा हम तो खरामा चलते ही हैं, 20-25 की स्पीड में चलते हैं। तो एक पीछे से तेजी से चला रहा, हमसे ओवरटेक किया, गाड़ी आगे रोक ली, वो देखते धीरे क्यों चला रहे हो। भाई साहब हमारी गाड़ी, हम ड्राइवर, हाँ पेट्रोल, बोले और कोई निकलेगा नहीं क्या, निकल जाओ, बोले तुम तो मौज में गाड़ी चला रहे हो, हमने और कैसे चलाएं बताओ, बोले हम बताएं कैसे चलाओ, दो चाबी मिले, बोले बहुत रंगबाज हो गए, ए भाई छेड़ना भाई साहब, हम काम पे से आए रहे हैं, दिमाग सही ठिकाने नहीं है, तुम जाओ, हम जाओ, हम नहीं जाए तो क्या कर लेंगे। ऐसे लोग मिलते हैं, गाड़ी में से रोड निकाली हमने, क्या कह रहे तुम्हें टोट दे दी, गाड़ी टोट दी, जाओ नहीं ज्यादा हो तो गाड़ी को नंबर नोट कर लेना और जाए डाल के देख लियो इंटरनेट पे कि गाड़ी किन के नाम है, जिनके नाम है वो है, तब बात कर लियो, तब हम तुमसे मिल लेंगे, जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे, जहाँ बुलाओगे वहाँ आएंगे। बस सीधे बोलने का सिस्टम ही नहीं है, आदमी से जो डंडा लेके नहीं निकलो, क्या कह रहे कुछ नहीं भाई आप जाओ, और तुम अगर नियति हो है आगे तेरे रहेंगे, ता मैं गुजर, हमारी तरफ तो गुजर ही गुजर, पूरी हमारी कॉलोनी में भी जमीनें डरी। अब हमारे 20 सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी, हम गए, हमने हॉर्न दिया, आए तो रहे हैं, बहुत जल्दी में होगा, गाड़ी से उतरा, हमने इतना मारूंगा कि ये सब तुम यहाँ से खाली करके भगोगे, एक को भी नहीं घुसने दूंगा, तुम बहुत फना घोड़ी सब साले। गुजर की विशेषता है, पहले राउंड में तो वो तुम पे इतनी बुरी तरह चढ़ के आएगा कि तुम डर जाओगे, तुम लाके कागे कनकू तो खोद दे दिया, का कह रहे
नहीं भाई जब कशू नहीं। पहले राउंड में तुम डरप गए तो भी चल गए। हमारी नेतागिरी के कॉलोनी में वहीं बैठो बैठो नेतागिरी जीप लिया सवेरे सवेरे महिंद्रा की वहीं खड़ी कर दे नेतागिरी। शुरू शुरू में वो मैं देखता था बड़े गौर से कौन है, फिर वहां धीरे धीरे नमस्कार करो शुरू करी, कोई नहीं। फिर एक दिन मैंने पता किया लोगों से ये है कौन, बता दिया होगा किसी ने कौन है। तब से वो सुट में रहता है, बिल्कुल सूम में रहता है। हम निकल भी रहे हो तो गाड़ी अगर उसकी कहीं खड़ी, ए गाड़ी हटा दो। बनी नई सड़क पे तो हमें सब जानते थे। 6688 आ रही दूर ए स्टार थी, उसका नंबर था 6688। राहुल पटेल चला रहे हैं आज। इतनी बढ़िया गाड़ी 1,40,000 रुपया में ले रहे हैं। वो मारुति वाले कह रहे थे साहब 2.25 लाख तो नहीं दे देते आप। एक हाथ की गाड़ी 6 साल में कुल 60,000 किलोमीटर चली। ले ऑर्डर कल खत्म हो गए, पढ़ दो और एक Rule 5. Summons to be either to settle issues or समन। सुन लो यार, न्यायालय की प्रक्रिया बताइए उन्होंने। पहले आप प्लेन फाइल करोगे है ना, फिर WS फाइल करोगे, WS फाइल होगा, समन जारी होंगे, WS फाइल होगा। WS फाइल होने के बाद एक प्रोसीजर होता है कोर्ट में, फ्रेमिंग ऑफ बाद प्रश्नों की विरचना। दोनों की प्लीडिंग को पढ़ने के बाद न्यायालय ये देखता है कि आखिरकार विवाद किन किन बिंदुओं पर है। जिन बिंदुओं पर विवाद है वो इशू के रूप में, क्वेश्चन के रूप में फॉर्म कर लिए जाते हैं। क्या वादी द्वारा प्रतिवादी को 2 लाख रुपए उधार के तौर पर दिए? क्या प्रतिवादी द्वारा वादी की जमीन पर बलात् कब्जा किया गया? बलात् समझते हैं, जबरदस्ती है ना, बिना किसी न्यायालय की प्रक्रिया के कब्जा किया गया? ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं वाद प्रश्न। अभी ऑर्डर 14 पढ़ेंगे तब तो मैं बताएंगे कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्या। ऐसे समझ लो। हमारे पास 2 लोग लड़ते हुए आए, ठीक है, तुमने पूछा क्या हो गया कि सब लड़ाई हो गई। तुम पूछते हो क्या इशू है, किस बात में लड़ाई हो रही है। अंग्रेजी में पूछो तो क्या इशू है तुम्हारे बीच में, काय को लड़ रहे हो। इशू पूछते क्या इशू हो गया। उन्हीं को हम एविडेंस एक्ट में कहते हैं फैक्ट इन इश्यूज। तो न्यायालय में जो प्रक्रिया है सिविल की वो ये है कि वाद पत्र आ गया, वादी ने मांग की कि साहब हमें ये चाहिए, प्रतिवादी ने जवाब दिया, दोनों को पढ़ने के बाद वाद प्रश्नों की विरचना की जाती है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, है ना। और एक केस में कितने इशू होंगे ये कोई फिक्स नहीं। हर बात जो वादी कह रहा है वो प्रतिवादी उससे इनकार कर रहा है, इशू बन गया। एविडेंस एक्ट पढ़ाते समय हमने तुम्हें फैक्ट इन इशू वर्ड का मीनिंग बताया होगा। ऐसे ही हर केस में फैक्ट इन इशू फ्रेम किए जाएंगे, नहीं जाते हैं, लैंग्वेज पे काम करो, फ्रेम किए जाते हैं। मान लो प्रतिवादी नहीं आएगा फिर इशू कहाँ से फ्रेम करो, है ना। तो किए जाते हैं, इशू फ्रेम किए जाते हैं। फिर इशू फ्रेम हो जाते हैं जब, तो जितनी भी एविडेंस ली जाती है उन इशूज को ही प्रूव या डिसप्रूव करते हैं। पार्टी देगा उन्हें प्रूव करने के लिए। जैसे वादी कह रहा है कि हमने प्रतिवादी को 2 लाख रुपए उधार दिए, प्रतिवादी ने वापस नहीं किए,
अब प्रतिवादी कह रहा हमने कभी नहीं ली, ये इशू बन गया। क्या इशू है कि क्या वादी द्वारा प्रतिवादी को कोई धन उधार दिया गया, ये इशू है। क्योंकि एक कह रहा है दूसरा डिनाई कर रहा है। हर वो बात जो एक पक्षकार कहता है दूसरा उससे डिनाई करता है, अपने आप में इशू बन जाता है। लेकिन एविडेंस एक्ट पढ़ाते समय हमने तुम्हें बताया था कि हर वो फैक्ट जो एक पक्षकार कहता है और दूसरा इनकार करता है, फैक्ट इन इशू वो हर तथ्य जो एक पक्षकार कह रहा है और दूसरा उससे इनकार कर रहा है, और वो इशू कब बनेगा, उसके डिसाइड होने पर, उस पर निर्णय होने पर किसी को कोई अधिकार मिलेंगे या किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी, दायित्व, जिम्मेदारी आएगी। जैसे मैंने रामस्वरूप को 1 लाख रुपए उधार दिए, वो कह रहा हमने नहीं लिए। प्रश्न ये है कि क्या वादी द्वारा प्रतिवादी को 1 लाख रुपए उधार दिए गए? अब चाहे ये साबित हो कि दिए गए, मान लो साबित हो गया, हमने एविडेंस से साबित कर दिया कि हमने दिए, तो प्रतिवादी के ऊपर लायबिलिटी नहीं आई कि वो हमारे पैसे वापस करें? हमें अधिकार नहीं मिला क्या कि हम उससे पैसे वापस लें? तो इशू तभी बनते हैं, इशू वही तथ्य बनते हैं जिनके डिसाइड होने पर किसी ना किसी को राइट मिलेंगे, किसी ना किसी के ऊपर लायबिलिटी आएगी। दायित्व, लायबिलिटी समझते हैं? दायित्व का मतलब समझते हैं? कोई काम जो आपको करना चाहिए वो आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आप उसे करें, कहते हैं वो आपका दायित्व है, लायबिलिटी है ना। यद्यपि कर्तव्य और दायित्व में थोड़ा सा डिफरेंस है। हर वो कर्तव्य दायित्व बन जाता है जिसके अगर आप उस जो यदि कर्तव्य पूरा न किया जाए तो किसी व्यक्ति को कोई क्षति जरूर पहुंचेगी। तो कर्तव्य का पालन न करने पर जो परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं, आपका कर्तव्य है कि आप हमें फीस दें, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको पढ़ाएं, ठीक है। अगर हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करें और फीस तुमसे पूरी ले लें तो मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं है? क्या ये मेरा दायित्व तो नहीं कि मैं तुम्हें पूरा पढ़ाऊं, और नहीं पढ़ाऊं तो फीस वापस करो? ये मेरी लायबिलिटी, दायित्व। तो फैक्ट इन इशू वही तथ्य बनते हैं जिनके निर्णीत होने पर, जिनके डिसाइड होने पर किसी ना किसी को राइट या किसी ना किसी पर कोई लायबिलिटी जरूर आएगी। अगर वो राइट और लायबिलिटी डिसाइड नहीं होती है तो फिर वो फैक्ट इन इशू नहीं है, भले एक कह रहा है दूसरा उससे मना कर रहा है। जैसे वादी ने लिखा कि वादी और प्रतिवादी आपस में पड़ोसी होकर नई सड़क ग्वालियर के निवासी हैं। प्रतिवादी ने जवाब दावे में किया साहब कॉलोनी में तो रहते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी कहने कहते हैं दाएं बाएं आगे पीछे नहीं पड़ोसी है। समझ में आ रही है? पड़ोसी कौन? आगे पीछे दाएं बाएं, ये पड़ोसी। कॉलोनी तो बहुत बड़ी है, मालूम कौन कौन रह रहा है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि यह कहना गलत है कि वादी प्रतिवादी वादी का पड़ोसी है, बल्कि प्रतिवादी रहता उसी कॉलोनी में लेकिन पड़ोसी नहीं है, और वादी कह रहा पड़ोसी है। मान लो हम ये इशू बना दें कि क्या प्रतिवादी वादी का पड़ोसी है, और ये डिसाइड हो जाए किसी को राइट मिल जाएंगे, इससे किसी को लायबिलिटी आ रही, तो भले ही वो एक मना कर रहा है, एक कह रहा है दूसरा मना कर रहा है, फिर भी ये फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू के लिए जरूरी ये है कि उसके डिसाइड होने पर किसी ना किसी को राइट और किसी ना किसी पर लायबिलिटी जरूर है। अगर कोई ऐसा तथ्य जो पक्षकारों के बीच में विवादित है लेकिन उससे राइट और लायबिलिटी का कोई क्वेश्चन डिसाइड नहीं हो रहा है तो फिर वो फैक्ट इन इशू नहीं। एविडेंस एक्ट पढ़ाया क्या? अभी नहीं पढ़ाया? चलो पढ़ाएंगे तब बताएंगे। हाँ तुम्हें तो पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा एविडेंस, किसी ने नहीं पढ़ा। अरे चलो CPC खत्म करो, एविडेंस पे एविडेंस शाम को पढ़ा देंगे। अभी LRC तो धीरे धीरे चलने दो उसे। नया वाला पढ़ाएंगे, नया वाला पढ़ना। हाँ नए वाले ही पढ़ाएंगे। IPC CRPC एविडेंस नए भी पढ़ाएंगे, पुराने भी पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो कुछ पता नहीं। मान लो एक तो वो मोदी है
आपको यही अंदाजा नहीं कि वो कब क्या करेगा। तुम परीक्षा का फार्म भर रहे हो, भाई दिन नोटिफिकेशन आ गया कि कल से लागू, तो मोदी है कब क्या करेगा कुछ भरोसा है? पहले तो कुछ अंदाजा लगता ही नहीं। एक दिन सवेरी टीवी पे आ जाएगा मित्रों